नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी के बारे में, जैसे WHO क्या होता है, यूनिसेफ क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर, ये सभी चीज़ें का कहाँ है, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। पहले टॉपिक हम लोग जानेंगे इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी। इंटरनेशनल मतलब ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड वाइड होगा, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी। मतलब कि हम लोग वैसे संस्था के बारे में पढ़ेंगे जो कि हेल्थ रिलेटेड काम करता है, फंक्शन करता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है WHO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि WHO एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। और 7 अप्रैल को ये एस्टेब्लिश हुआ था, इसलिए ही 7 अप्रैल को हम लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। WHO एस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल को, इसलिए मनाया जाता है 7 अप्रैल को ही क्या चीज़, वर्ल्ड हेल्थ डे इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है। और हर एक साल WHO को द्वारा वर्ल्ड हेल्थ डे पर कुछ ना कुछ थीम दिए जाते हैं। जैसे 2024 का थीम था माई हेल्थ माई राइट, 2025 का थीम था कि हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि WHO के द्वारा जो थीम दिया गया किस ईस्वी में, 2024 में क्या था, 2025 में क्या था, और 2020 वाला पूछा जाता है क्योंकि 2020 का था सपोर्ट द नर्स एंड मिडवाइफ, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रख लीजिएगा, 3 WHO के द्वारा जो वर्ल्ड हेल्थ डे पर थीम दिया गया था, फर्स्ट थीम था 2020 का सपोर्ट द नर्स एंड मिडवाइफ, 2024 का था माई हेल्थ माई राइट, 2025 का था हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर, 2023 का था कि आवर प्लानेट आवर हेल्थ। इसको याद रखिएगा क्योंकि थीम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि हेडक्वार्टर WHO का कहाँ पर है, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पर है, तो स्विट्ज़रलैंड में है। WHO का जो बोल सकते हैं कि डायरेक्टर कौन है, उनका नाम है डॉक्टर टेड्रस एथनम। टेड्रस एथनम नाम है, डॉक्टर टेड्रस एथनम, इसको आप लोग याद रखिएगा है। इसके कौन है, डायरेक्टर है। यदि यही पूछ देगा कि इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करते हैं WHO में, तो वो हर्षवर्धन है। उनको आप लोग एक्स्ट्रा में लिख सकते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन रिप्रेजेंट इंडिया इनटू द WHO। भारत को WHO में जाकर रिप्रेजेंट कौन करते हैं, तो डॉक्टर हर्षवर्धन करते हैं। WHO का फंक्शन क्या है, रेगुलेट द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ से रिलेटेड जितना भी परेशानी है, दिक्कत है, तो ये WHO क्या करेगा, इसको रेगुलेट करेगा। जैसे किसी भी डिजीज़ कंडीशन के डायग्नोसिस में हेल्प करेगा, उसके प्रिवेंशन में हेल्प करेगा, उसके ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। साथ ही साथ पॉलिसी फॉर डिजीज़, पॉलिसी फॉर डिजीज़, जैसे कि कोविड-19 बहुत चला था भयानक तरीक़ा से 2020 से 21 में, तो उसमें WHO क्या किया, पॉलिसी लाया, जैसे लॉकडाउन लगा दिया। तो ये WHO के द्वारा लाया गया डिजीज़ के लिए, डिजीज़ के कंट्रोल के लिए क्या लागू किया, WHO पॉलिसी लागू किया। ये इसका फंक्शन है। हम लोग फर्स्ट अपना टॉपिक पढ़ लिए WHO। इसके बारे में जाने कि WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यह स्थापना इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को, 7 अप्रैल को इस्टेब्लिश हुआ था। इसलिए हम लोग हर एक साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। हेल्थ डे पर अलग अलग थीम दिए जाते हैं। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर है, तो स्विट्ज़रलैंड में है। उसके बाद पढ़े हम लोग कि इसका डायरेक्टर कौन है, तो डॉक्टर टेड्रस एथनम इसका डायरेक्टर है, जबकि इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं WHO में डॉक्टर हर्षवर्धन। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेट करता है हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और पॉलिसी अप्लाई करता है। सेकेंड हम लोग का है टॉपिक जिसका नाम है यूनिसेफ। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। याद रखिएगा, पहले
यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ये जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1946 में। ये आया क्यों था? फर्स्ट पॉइंट ये है, इसका नाम है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, मतलब कि ये चाइल्ड के लिए आया था, छोटे बच्चों के लिए आया था। जब यूनिसेफ आया तो ये अपना प्लान लाया, और प्लान ये क्राइटेरिया से लाया जिसको बोलते हैं गोवी 3F। ये हम अपने से इसका ट्रिक नहीं बनाए हैं, ये यूनिसेफ ही इसका ट्रिक दिया हुआ है, गोवी 3F। जी का मतलब होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओ का मतलब होता है ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, बी का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग, आई का मतलब होता है इम्यूनाइजेशन, 3F का मतलब होता है फर्स्ट F का फैमिली प्लानिंग, फैमिली एजुकेशन और फैमिली फीमेल न्यूट्रिशन। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन गोवी 3F गिवन बाय यूनिसेफ, F स्टैंड फॉर, आई स्टैंड फॉर, बी स्टैंड फॉर, ओ स्टैंड फॉर। ओ का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है इसका मतलब ये है, ये जो यूनिसेफ लाया ग्रोथ मॉनिटरिंग, जी का मतलब एवरी ईयर्स चाइल्ड का हम लोग ग्रोथ के मॉनिटर करेंगे, जैसे हाइट डबल कब हो रहा है, ट्रिपल, ऐसे नॉर्मल जानते हैं कि हाइट डबल कब होता है तो 4 साल पर, ट्रिपल कब होता है तो 13 साल पर, वेट डबल कब होता है तो 5 से 6 मंथ पर, ट्रिपल कब होता है तो 12 मंथ पर, मतलब 1 साल पर। तो ऐसे याद रखेंगे कि इसका क्या नॉर्मल कंडीशन है या फिर एबनॉर्मल है या फिर माल न्यूट्रिशन हो रहा है, इसके वजह से ग्रोथ मॉनिटरिंग करना है। सेकेंड है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS देना है छोटे बच्चों को ताकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। थर्ड है ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक बहुत ज़रूरी है न्यूबॉर्न इन्फेंट में, इसके वजह से ये दिया है। फोर्थ है आई स्टैंड फॉर इम्यूनाइजेशन, छोटे बच्चों में इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। एट बर्थ पर कौन सा लगता है, उसके बाद 6 वीक पर कौन लगेगा, 10 वीक पर, 14 वीक पर। यदि इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाइएगा तो आप लोग को मिल जाएगा कंप्लीट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग देख सकते हैं। इम्यूनाइजेशन, उसके बाद 3F मतलब फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग मतलब कि 1-2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 इयर्स का गैप होना चाहिए, ये बताया है यूनिसेफ। उसके बाद फैमिली स्पेशली फीमेल एजुकेशन होना चाहिए, उसके बाद फीमेल का न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, ये बोला है यूनिसेफ। थर्ड हम लोग का है रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ये दो तरीके से है, एक है इंटरनेशनली और एक है इंडियन। इंटरनेशनल 1919 में आया था और इंडियन 1920 में आया था। जो रेड क्रॉस सोसाइटी ये इमरजेंसी में क्या करता है, इट हेल्प इन इमरजेंसी कंडीशन या फिर इमरजेंसी सिचुएशन फॉर फंडिंग हेल्प रिलीफ एंड मैन पावर। ये क्या करेगा, जो मान लो कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, कहीं पर बम ब्लास्ट हो गया, विस्फोट हो गया, तो रेड क्रॉस सोसाइटी क्या करेगा, वहाँ पर फंडिंग करेगा, कुछ पैसा डोनेट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, लोगों को हेल्प करेगा, रिलीफ वहाँ से दिलाएगा और मैन पावर को सपोर्ट करेगा। ये काम किसका है, तो रेड क्रॉस सोसाइटी का। और इंटरनेशनल पर बात करें तो कब आया था, 1919 में आया था। इंटरनेशनल जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और बात करें कि इंडिया वाला क्या न्यू दिल्ली में है। एक और याद रखिएगा कि ये जो यूनिसेफ है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में नहीं है यूनिसेफ का, इसको याद रखिएगा। जहाँ पर हम लिखे हैं भी हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है, न्यूयॉर्क में होता है। फोर्थ हम लोग का ILO, ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये कब आया था, ILO भी 1919 में ही आया था, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ILO इसलिए आया था कि कोई भी लेबर है, नाम से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशल लेबर के लिए बनाया गया था। मतलब कि कोई भी लेबर है वो वर्क कर रहा है किसी भी वर्क प्लेस पर, उसको कोई भी दुर्घटना हो जा रहा है या फिर कोई भी वहाँ पर मान लो कि लेबर है 5 ताला बिल्डिंग पर काम कर रहा है और वहाँ से गिर गया और उसका डेड हो गया, मर गया, तो उसके इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उसके फैमिली को रिलीफ दिया जाएगा। यह है इट मेक्स अ स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लेबर ड्यूरिंग वर्किंग प्लेस। वर्किंग प्लेस पर लेबर के लिए
क्या उसका स्पेशल रूल्स रहेगा उसका प्रोटेक्शन के लिए। ये वर्क करता है कौन सा संस्था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग इसको याद रखिएगा। ये बस ये याद रखना है कि एस्टेब्लिश कब हुआ था, हेड क्वार्टर क्या कहाँ पर है, और ये इसका थोड़ा सा फंक्शन है एक लाइन का, सिंगल लाइन, बस इसको आप लोग को याद रखना है। 5th नंबर है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। हेड क्वार्टर रोम में है, रोम इटली में वहीं पर है। सेफ फूड सप्लाई फॉर हेल्दी लाइफ, जैसे नाम ही है, नाम से ही सबका क्लियर है कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये फूड से रिलेटेड। जैसे इंडिया में भी एक आया था FSSAI, FSSAI फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी एग्रीकल्चर इंडियन, ऐसे ही कुछ करके है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2004-05 में हुआ था इसका इस्टेब्लिश। इसको याद रखिएगा। FSI इंडियन के लिए है, जैसे आप लोग कोई भी चीज़ खाते हैं पैकेट में, मान लो कि मैगी लाएँ, कुरकुला लाएँ या फिर बिस्कुट लाएँ, कुछ भी लाएँ, या फिर किसी भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल में जाते हैं, तो उसको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं FSSAI का, उसको देखिएगा, क्योंकि ये फूड स्टैंडर्ड क्वालिटी को बताता है। ये जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, क्वालिटी ऑफ फूड को बताता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 6 नंबर पर है ICN, इंटरनेशनल काउंसलिंग फॉर नर्सेज, और INC, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग। इंटरनेशनल काउंसलिंग फॉर नर्सेज जो है वो 1999 में आया था। ये ओवरऑल नर्सेज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, रेगुलेट करता है। और INC, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग का एस्टेब्लिश 1947 में हुआ था। इसको याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि INC का एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1947 में। ये क्या करता है, तो इंडिया से रिलेटेड जितना भी नर्सेज के लिए रूल्स रेगुलेशन है, ये रेगुलेट करेगा। और ओवरऑल इंटरनेशनल ग्लोबली तरीका से करना होगा तो ICN करेगा, इंटरनेशनल काउंसलिंग फॉर नर्सेज। ये हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसका नाम है इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी। याद रखिएगा। WHO इस्टेब्लिश कब हुआ था, क्या काम करता है। यूनिसेफ में गोभी 3F का मतलब क्या होता है। ILO, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में याद रखिएगा। फूड स्टैंडर्ड के बारे में याद रखिएगा। एग्रीकल्चर, ICN और INC के बारे में याद रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।